सभी को जूनियर स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। जनरली यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ से संबंधित आपका हर एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 10 के एग्ज़ाम हो, चाहे 9 के एग्ज़ाम हो, चाहे वो मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ामों में यूनिसेफ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ दिए ही जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी उसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन कोष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए यूनिसेफ जो है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यूनिसेफ विश्व अस्तित्व में किस तरह आया। जैसे कि जानते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संस्था का गठन हुआ है, वो कहीं ना कहीं जितने भी, चाहे WHO हो, चाहे यूनिसेफ हो, चाहे IMF हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, कहीं ना कहीं सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित होकर ही बनाया गया है, स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किसी को लगता नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग लड़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जैसे कि आप जानते हैं 37 कंट्री इन्वॉल्व हो चुकी थी। अब तुरंत ही कुछ सालों के पश्चात, लगभग 20 साल के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। हमारे जो बुद्धिजीवी है विश्व के, या जो राजनीतिज्ञ है, इतिहासकार जो हैं, ऐसी आशा नहीं किए होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग लड़ने के लिए इन 20 सालों में हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे कि आप जानते हैं 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था, और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक लड़ा गया था। तो 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है, जब तक अमेरिका जापान पर परमाणु बम नहीं गिरा देता है। जब अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराता है, जिसको नाम होता है 1945 ईस्वी में ही गिराता है, लिटिल बॉय और फैट मैन। कभी कभी अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अमेरिका ने जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय और फैट मैन था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका जापान पर जब ये परमाणु बम गिराता है, तो इस जो नरसंहार होता है, इससे देखकर कहीं ना कहीं जो राष्ट्र हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, वो खौफ में चले जाते हैं, डर जाते हैं ऐसे नरसंहार को देखकर। क्योंकि परमाणु बम का जो प्रभाव जो होता है वो कई साल तक रहता है। रूस अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग कर लेता है, ठीक है। तो ये जो नरसंहार हुआ, भले ही द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो जाए, लेकिन जो ये नरसंहार हुआ, तो इसमें, इस नरसंहार में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध के पश्चात पूरा संपूर्ण विश्व का अर्थव्यवस्था सुधरा ही नहीं था, तब तक दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है। अर्थव्यवस्था खराब होने के पीछे कारण ये था कि जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, जो विश्व के
ठेकेदार बनते थे, जैसे कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, जो ये सब राष्ट्र थे, ब्रिटेन, सॉरी मैं इंग्लैंड बोला, ब्रिटेन, तो ये जो राष्ट्र जो थे, बड़े बड़े राष्ट्र, ये अर्थव्यवस्था को सुधारने की जगह पर अपने जीडीपी का ज़्यादातर पैसा लड़ाई में खर्चा करते हैं, माने 85%। तो उनके पास हथियार का कोई कमी नहीं होता है। मतलब यूँ सोच लीजिए कि 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 85 रुपया वो हथियार पर खर्चा करते हैं। और इनके पीछे अपना अपना एक कारण भी था इनका। बोलते थे कि मैं अपने जनता की सुरक्षा के लिए खरीद रहा हूँ। लेकिन जैसे कि जानते हैं कि जब कोई भी बम फूटे तो इसका जो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है कई साल तक रहता है। ठीक होता यही है। 1945 ईस्वी में जब नरसंहार हुआ तो ऐसे समय में एक चिकित्सक, यानी आप डॉक्टर का लीजिए, डॉक्टर जिनका नाम था लोडमिक रासमन, ठीक है, लोडमिक रासमन जो थे, इनका मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसे संस्था का गठन किया जाए जो कि विश्व स्तर पर बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कार्य करे। तो वो समय था आपका जो कि यूनिसेफ का गठन का वो समय था 11 दिसंबर 1946, ठीक है। स्थापना कब होता है उसका? स्थापना 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो होती है तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि देखिए, मूल उद्देश्य अगर देखा जाए तो महिलाएं जो थी, बच्चे जो थे, उन लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना ही इस यूनिसेफ का मूल उद्देश्य था। बच्चों का टीकाकरण, जैसे कि आप जानते हैं पोलियो, है ना, ऐसे बीमारियों के लिए, या टीबी, ऐसे बीमारियों के लिए टीकाकरण करना, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य में से एक था। दूसरी तरफ जो बच्चे थे उनको, बच्चों में महिला या लड़का या लड़की, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं, सबको समान नजरिए से देखना। चौथा था बच्चों को श्रम से दूर रखना। जो नाबालिग बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको श्रम से दूर रखना भी इस यूनिसेफ का मूल उद्देश्य में से एक था। अगर इसका कार्य को देखा जाए तो देखिए, इसका कार्य था जैसे कि HIV रोग से पीड़ित जो बच्चे हो या महिलाएं हो, उनको कहीं ना कहीं समाज जो है एक दूसरे नजरिए से देखता है। हालांकि स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, चिकित्सा के नजरिए से देखा जाए तो, लेकिन सामाजिक नजरिए से लोग थोड़ा उसको अलग नजर से देखते हैं, जो कि उचित भी नहीं है। क्योंकि अब अगर HIV आप लोग जानते हैं किस तरह से फैलता है, तो उसको एक अलग नजर से देखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं उठता है। बच्चे का भी अगर होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जगह माँ बाप का हो तो बच्चे का ऑटोमेटिक होना स्वाभाविक है। तो जो बच्चे का या महिलाओं का जो ये बीमारी अगर हो जाए या कोई भी बीमारी हो, उन बीमारियों में उनको
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उनको खाद्य वस्तु की सुविधा उपलब्ध कराना और मातृ पोषण पर विशेष ध्यान देना और स्वच्छता के ऊपर में ध्यान देना भी इस यूनिसेफ का मूल उद्देश्यों में से एक था। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूएनओ का जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर इसके मेंबर आते हैं, ठीक है। और वर्तमान में अभी 150 कंट्री में इसका रीजनल ऑफिस है और इससे 190 कंट्री जुड़े हुए हैं। 190 कंट्री इस यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं और 150 जो है इसके 150 कंट्री में रीजनल ऑफिस है। यानी यूनिसेफ जो है अपना बेहतर सर्विस दे रहा है पूरा वर्ल्ड में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मूल उद्देश्य में एक ही है, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बच्चा और महिलाओं को कुपोषण से बचाना, स्वास्थ्य के नजरिए से स्वस्थ रखना, समाज के मूल धारणा में से जोड़ना, ठीक है। और जो बाल्यावस्था में जो श्रम करते हैं अपने आर्थिक असुविधाओं से जूझते हुए या 2 वक्त की भोजन प्राप्त करने के लिए, ऐसे असुविधाओं को दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अभी देखेंगे, आज भी आप देखेंगे बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो गर्भवती है लेकिन 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए उनको कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अपने शारीरिक परिस्थितियों को ध्यान में ना रखकर उनको 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए कहीं कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थितियों पर या महिलाओं की जो शारीरिक परिस्थिति होती है, उनके जो आर्थिक समस्या जो होती है, उन सब समस्याओं पर यूनिसेफ जो है विशेष ध्यान रखता है और ये आंकड़ा भी निकालती है। जैसे कि आप जानते हैं इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। ये सामने आंकड़ा भी निकालती है कि इस देश का लिविंग ऑफ मूड कैसा है, मतलब लोगों का जीवन जीने के जो शैली है किस तरह का है, वहाँ की बच्चों का स्वास्थ्य या महिलाओं का स्वास्थ्य किस स्तर पर है, वो साल में इसका एक डाटा भी निकालती है। तो अगर देखा जाए वर्तमान में, तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका रीजन पकड़ लीजिए, अफ्रीका रीजन देखेंगे तो वहाँ पर महिलाओं जो हैं या बच्चे जो हैं अभी भी शारीरिक और कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य के नजर से भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, उनको उचित पोषण प्राप्त नहीं होती है, जिससे क्या हो रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो विश्व अगर देखा जाए तो उनके अपना एक समस्या है देश का, लेकिन विश्व के नजरिए से देखा जाए तो ये समस्या सिर्फ उस देश का नहीं है, बल्कि ये समस्या एक मानवता के नजरिए से देखा जाए कि मानव जाति के लिए शर्मनाक समस्या है। तो ऐसी समस्याओं पर यूनिसेफ जो होता है अपने तरफ से हर संभव प्रयास करता है इन समस्याओं को से निपटने के लिए। यूनिसेफ क्या करता है, जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनसे मिलकर उनके समस्याओं के संबंध में गाइडलाइन जारी करता है, उनके समस्याओं को सुलझाने में अपने तरफ से हर संभव प्रयास करता है। इसमें हर राष्ट्र क्या करते हैं, अपने तरफ से फंडिंग देती है और इसमें फंडिंग जो है निजी तरीके से भी दिया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई उद्योगपति हो, वो चाहे अगर व्यक्तिगत तौर से वो भी पैसा इसमें दे सकते हैं।
एज ए डोनेट के हिसाब से। तो यूनिसेफ में ज़्यादातर का पैसा जो आता है, टू थर्ड पैसा आता है तो आपका निजी सेक्टर से आता है। माने कोई उद्योगपति या कोई निजी व्यक्ति जो है अपने तरफ से पैसा डोनेट करते हैं। इसमें सरकार भी देती है अपने जीडीपी के हिसाब से। उनका जीडीपी जितना होता है उसके हिसाब से सरकार सोचती है कि मैं कितना इस सेक्टर के लिए दे सकता हूँ, अपने हिसाब से देती है। तो इसके जो लुडमिंग रासमन जो थे, जो कि चिकित्सक थे, इनका ये मन में विचार आता है कि क्यों न एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो कि विश्व स्तर पर कार्य करे। तब जाके इनके बातों से कई लोग समर्थ भी होते हैं और तब जाके यूनिसेफ का गठन होता है। और इनका वर्तमान अगर देखा जाए मुखिया जो है हेनरिटा एच फॉर है, जो कि वर्तमान इनका जो यूनिसेफ है उसका मुखिया है। अब देखा जाए कि भारत इसका जो यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ भारत में जो कार्य करती है आपका 1949 से भारत में यूनिसेफ कार्य करना स्टार्ट करती है। कब? इंडिया में आपका 1949 में ये कार्य स्टार्ट करती है और इसका ये परमानेंट मेंबर बनता है भारत 1953 ईस्वी में। कब बनता है इसका परमानेंट मेंबर? परमानेंट मेंबर बनता है इसका भारत 1953 ईस्वी में। यूनिसेफ का बेहतर कार्य के लिए इसको कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो होता है विश्व शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विश्व शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसको 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोबेल अवार्ड से सम्मानित 1965 में इनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। वहीं उनको देखा जाए तो भारत सरकार भी इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित करती है, जो कि 1989 में, ठीक है, इंदिरा गांधी अवार्ड जो दिया जाता है इनको 1989 में, ठीक ना, 1989 में इनको इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है। दूसरी तरफ उनको ऑस्ट्रेशियम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, जो कि 2006 ईस्वी में इनको सम्मानित किया जाता है। तो इसके भारत के साथ अन्य देश के कई बुद्धिजीवी जो है एम्बेसडर रह चुके हैं, जिसमें भारत का देखा जाए अमिताभ बच्चन, जिनको मेगा सुपरस्टार कहा जाता है, वो 2005 में इसका ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर 2013 में इसका ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा आपका 2016 में इसका ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। और वर्तमान में मिली बॉबी पाउंड है ना, मिली बॉबी पाउंड इसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर का कार्य क्या होता है, विश्व स्तर पर यूनिसेफ का प्रचार प्रसार करना ही ब्रांड एम्बेसडर का प्रमुख कार्य होता है। और इसकी अहमियत को, इसकी गुणवत्ता को विश्व के सम्मुख रखना ही, चाहे अपनी सरकार हो, चाहे विश्व के अन्य देश की सरकार हो,
उनके सम्मुख अपनी इस संस्था का जो कि यूनिसेफ है, इसकी गुणवत्ता को रखना अपने तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का प्रमुख कार्यों में से प्रमुख कार्य होते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए एक अभियान भी चलाती है यूनिसेफ, जो है एक अभियान भी चलाती है। अच्छा, इससे पहले मैं यूनिसेफ आपको बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन आपको एक बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप यूनिसेफ का फुल मीनिंग परीक्षा में पूछ दिया जाता है, स्कूल लेवल का जो एग्जाम होता है, स्कूल के एग्जाम के जैसे देखोगे तो इससे कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। जैसे कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल के जो एग्जाम होती है उसमें ये आ जाते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। तो इसे यूनाइटेड नेशन है ना, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं शॉर्ट में, वर्तमान में ये आपका आई और ई नहीं है। मतलब कहने का मतलब इंटरनेशनल और इमरजेंसी वर्ड अभी इनसे यूनिसेफ से हटा लिया गया है। ठीक है, अब इसको हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से ही हम लोग जानते हैं। लेकिन परीक्षा में जब पूछ दिया जाए आपको कि यूनिसेफ का फुल मीनिंग क्या है, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूनिसेफ का फुल मीनिंग क्या है, तो आपको ये पूरा देना पड़ेगा, UNICEF। लेकिन वर्तमान में इसको UNCF के नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए, यूनिसेफ जो है ये एक फंड भी कलेक्ट करती है, जिसको ट्रिक और ट्रेक फॉर यूनिसेफ, ट्रिक और ट्रेक फॉर यूनिसेफ। ठीक है, एक अभियान चलाती है ये ट्रिक और ट्रेक फॉर यूनिसेफ। एक ऐसा अभियान है जिस अभियान में बच्चे, आपको रीड में कहीं मिल जाएंगे, एक पीला बॉक्स रहेगा, उस पर ये लिखा रहेगा ट्रिक और ट्रेक फॉर यूनिसेफ। ठीक है, तो ये किस तरह अस्तित्व में आया, विश्व के अस्तित्व में, मैं उसको बता देना चाहूंगा। देखिए, फिलाडेल्फिया है ना, नाम याद रखिए, फिलाडेल्फिया और पेसिलेनिविनिया। ठीक है, पेसिलेनिया, फिलाडेल्फिया और पेसिलेनिया। ठीक है, ठीक है, फिलाडेल्फिया और पेसिलेनिया के बच्चे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे और महिलाएं जो घायल हो जाती है, उनकी इलाज के लिए या उनको उचित सुविधा प्रदान करने के लिए अपने द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे, जो कि $7 होता है, वो क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। किसको करते हैं दान, उन महिलाओं को, उन बच्चों को दान करते हैं, या यूनिसेफ को दान कर देते हैं।
पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को दान नहीं करते हैं, यूनिसेफ को दान कर देते हैं। तभी से अमेरिका में एक अभियान या एक परंपरा के तौर पर आप मान लीजिए ट्रिक और ट्रेट फॉर यूनिसेफ चलाया जाता है। मतलब इस समय में एक साल का एक त्यौहार होता है, उस समय में ये चलाया जाता है ट्रिक और ट्रेट फॉर यूनिसेफ। उस त्यौहार के समय जो बच्चे जो होते हैं वो अपने तरीके से पैसा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो पैसा मिलता है उस पैसे को यूनिसेफ को डोनेट कर दिया जाता है। और यूनिसेफ विश्व के जो जरूरतमंद बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में या उनके शिक्षा के क्षेत्र में या उनके भुखमरी से निपटने में उन पैसों का सदुपयोग करती है। तो इस तरह से मैं आपको यूनिसेफ के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करूँगा आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो थोड़ी बहुत जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतना ही ज्ञान किसी और को भी प्राप्त हो जाए। और कुछ कमियां हो क्लास के दौरान तो कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए ही बनाया गया है। आप बेझिझक उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, समझने का भी प्रयास करता हूँ। और ये जरूरत नहीं है कि मैं हर प्रश्नों का उत्तर भी दूँ आपको, मैं समझकर अपने कमियों को दूर करने का प्रयास भी करता हूँ। अब तक जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग से मोटिवेट होकर ही बनाया हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि आगे भी आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट के लिए आपका लाइक का बटन है, क्योंकि आपके मोटिवेट से ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इस तरह का वीडियो बनाने में मैं सक्षम होता हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।